नाज़रीन, जैसा कि खबरों में हमने आपको बताया कि नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग खाली करने का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। क्या कुछ तफसीलात हैं, इसके लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे इस मामले पर ताज़ा जानकारी चाहेंगे, किस तरह का रुख रहा है आज? जी देखिए, फिलहाल एजेएल ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेएल को बिल्डिंग खाली करने का निर्देश दिया था। हालांकि जो नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग है उसमें जो पार्टनर हैं वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा हैं। फिलहाल जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि एजेएल को जिस आधार पर ये बिल्डिंग दिया गया था नेशनल हेराल्ड पेपर चलाने के लिए, वो लीज का वायलेशन है, यानी कि न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन वहां नहीं होता है। और एजेएल बिल्डिंग ने फिलहाल इसी आधार पर ये लीज लिया था, लेकिन इसका पूरा वायलेशन है। हालांकि पहले दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से एजेएल को झटका लगा, उसके बाद डबल बेंच ने भी एजेएल के फैसले पर सिंगल बेंच के फैसले को ही मोहर लगाई। अब इसी फैसले को फिलहाल एजेएल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से ये कहा था कि इस पूरे मामले में बिल्डिंग को खाली करने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन एज फॉर द नॉर्म्स ना इस पूरे बिल्डिंग में कहीं ना कहीं जो नेशनल हेराल्ड का पेपर चल रहा है उसको खाली करने का फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से आदेश था। अब उसी आदेश को फिलहाल एजेएल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एजेएल ने अपनी याचिका में ये कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूरे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे, साथ ही साथ उन्हें एक परमिशन दे ताकि उनका जो फ्लोर है वो खाली ना कराया जाए, क्योंकि हाल ही में इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से जो जांच एजेंसी थी जिसने लीज दिया था वो फिलहाल बिल्डिंग को खाली कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनके पास ये अधिकार है कि इस पूरे मामले में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, तो देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से एजेएल को राहत मिलती है या फिर नहीं। जी सुशील, और ये जरूर हम कहेंगे कि जिस तरह से ये मामला हालांकि अभी काफी हसास हो चुका है और पॉलिटिकल भी हो चुका है, कहीं ना कहीं जो सियासी पार्टियां हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके लिए भी बेहद अहम। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कहीं ना कहीं अगर बात करें नेशनल हेराल्ड का तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो कांग्रेस के टॉप लीडर्स हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरा मामला जो सियासी है, क्योंकि काफी लंबे समय से नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वो फिलहाल चल रहा है पटियाला हाउस कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को सियासी या राजनीतिक रूप से देखा जा सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को इंटरवीन करता है और अगर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सही मानता है तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को ही माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल हेराल्ड के जो एसोसिएट्स हैं वो फिलहाल कांग्रेस के टॉप लीडर हैं। तो निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरवीन करता है तो देखना ये भी काफी अहम होगा कि लोकसभा चुनावों के दौरान जो लंबे समय से नेशनल एजेएल बिल्डिंग में नेशनल हेराल्ड का जो ऑफिस चल रहा था उसमें राहत मिलती है या फिर नहीं। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। गोरखपुर बीआरडीओ में बच्चों की अमवात के बाद मौरद इल्जाम ठहराए गए डॉक्टर कफील अहमद ने कानपुर में एक समाजी प्रोग्राम में शिरकत की और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने अपना दर्द बयान किया। उन्होंने कहा कि मुझे मोदी या योगी से कोई एतराज नहीं, लेकिन आरएस और उसके जैसी सोच रखने वालों से परेशानी है जो कि मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं, नौजवानों में जहर घोल रहे हैं और मजहब और जात पात के नाम पर लोगों में तफरीक पैदा कर रहे हैं। मानसिकता है 1925 से जब से इनका जन्म हुआ है आज 100 साल होने जा रहे हैं। लोग मुझसे अगर ये बार बार पूछते हैं कि आप योगी जी का विरोध क्यों करते हो, मोदी जी का विरोध क्यों करते हो, तो मैं हर बार यही कहता हूँ, ना मैं योगी जी का विरोध करता हूँ ना मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ। मैं उस आरएसएस की आइडियोलॉजी का विरोध करता हूँ जो इंसान को इंसान से बांटता है, जो लोगों में नफरत फैलाता है। अगर आप पूछेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है कि आपके साथ इतना अच्छा करने के बाद भी गलत हुआ, आपको कैसा महसूस होता है, तो अगर सच कहूँ कि इस इंसिडेंट गोरखपुर इंसिडेंट से पहले मैं एक नॉर्मल डॉक्टर था जो हॉस्पिटल जाता था, घर आता था, अपने बीवी बच्चे के साथ रहता था। 9 महीने की जेल ने यह एहसास दिलाया कि कौन है अखलाक, कौन है पहलू, कौन था रोहित वेमुला, क्या है ऊना कांड, कौन है मोदी, कौन है योगी। तब एहसास हुआ कि ये लोग हैं कौन।
तो ये एक जहर फैलाते हैं नौजवानों को। जो इतने नौजवान है ना, इनको धर्म के नाम के अफीम खिला के उनको बरगलाते हैं।